हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर की जो प्री बैच है वो चल रहा था, जिसमें कि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। जो बेसिक चीज़ें थी इसकी, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि जो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं। ये इस टॉपिक से आपके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से आपको तैयार करना है। इस पर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी आगे आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपको ये भी पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका बैच लास्ट तक आएगा, यानी कि जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सारे मैं कवर भी कराऊंगी, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं और कन्वेंशंस भी हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है इसमें, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो हो जाती है अवधारणा। जो इकाई अवधारणा है, इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट है। तो इस अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई को इनके स्वामियों, ऋणदाताओं तथा अन्य पक्षकारों से अलग माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से एक कंपनी होती है, कंपनी क्या होती है, आपने कंपनी के बारे में पढ़ा होगा कि एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है, और उसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या किसी की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट होता है, तो उसका कोई भी कंपनी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी अपने आप वैसे ही चलती रहती है। तो यही अवधारणा के तहत होता है। वो कौन सी हो जाती है? इकाई अवधारणा। कि कंपनी को उसके बाकी के सदस्यों, मेंबर्स से अलग रखा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, कारपोरेशन है, ये सब आ जाती हैं। और इसी रीजन की वजह से क्या होता है, फॉर दिस रीजन कैपिटल इज रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द ओनर। इसी वजह से क्या होता है कि जितने भी लोग कंपनी में आते हैं और कैपिटल लेकर आते हैं, पूंजी लगाते हैं कंपनी में, उन सबको क्या माना जाता है? उन सबको लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, और वो कैपिटल क्या होती है? कंपनी के लिए लायबिलिटी की तरह होती है। इसीलिए कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द ओनर। और ओनर कौन होते हैं? ओनर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपस में मिक्सअप होती हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको। ओनर कौन होते हैं? तो आपको पता ही होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, समता अंशधारी होते हैं, वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं। अब इसमें भी एक अपवाद होता है। क्या अपवाद हो जाता है? एक्सेप्शन क्या है? क्योंकि इस दुनिया में अपवाद ही है। जितने भी आप रूल्स बना लीजिए, लेकिन सब सारे रूल्स के आपको एक्सेप्शन मिल ही जाने हैं। तो एकाकी व्यापार व साझेदारी संस्थाओं पर ये अवधारणा लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर स्वामी एक व्यवसाय को एक ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनरशिप होती है, या फिर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, तो वहाँ पर इसको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, किस में नहीं लग सकता? तो पार्टनरशिप में नहीं लगेगा और सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओनर और कंपनी एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। फर्म जो होती है, यानी पार्टनरशिप में तो फर्म बनती है, तो अलग नहीं होती, एक ही होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। स्वामी की पूंजी को व्यवसाय संस्था का दायित्व माना जाता तथा निम्नलिखित इसीलिए आपकी ये होती कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसीलिए आपको जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स थे, मैंने पहले ही पढ़ा दिए। सारी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ा दी। सारी चीज़ें सीक्वेंस में इसीलिए चल रही है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए, नेक्स्ट हो जाती है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट में क्या हो जाता है कि इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक लेनदेन के दो पक्ष होते हैं। दो पक्षों को बात करने वाला होना चाहिए था, क्रेडिट और डेबिट। तो आपको पहले ही पता है कि दो साइड होते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने भी पढ़ा था कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, उसमें आपके जो भी एक ट्रांजेक्शन होता है, उसके दो साइड होते हैं, दो खाते, दो अकाउंट जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। यही आपकी कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है? डुअल एस्पेक्ट हो जाता है। अब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपने बेसिक सारा पढ़ लिया है। तो यहाँ पर द सम ऑफ बोथ साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इक्वल। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो डुअल एस्पेक्ट सिस्टम होता है, जो सॉरी डबल एंट्री सिस्टम होता है, उसमें ही ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, वहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स हमने रखे होते हैं, केवल उसका एक ही साइड लिखा होता है, दूसरा साइड लिखा ही नहीं होता। और ट्रायल बैलेंस तभी बन सकता है जब आपके पास दोनों साइड हों। और दूसरा है लायबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट। तो इसी के बेस पर ही क्या होता है, जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं, जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं, उसमें जो आपका लायबिलिटी साइड होता है और एसेट साइड होता है, दोनों बराबर होते हैं। बैलेंस शीट में कभी भी कोई भी बैलेंस नहीं आता। कहाँ बैलेंस बैलेंस शीट जाता है, लेकिन उसमें खुद में कोई भी बैलेंस नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। फिर नेक्स्ट आता है चालू व्यापार की अवधारणा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि इस अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि व्यवसाय
व उसकी संपत्तियों का जीवन क्या हो जाता है, अनंत होता है, अर्थात ये हमेशा चलते रहने वाला कार्य है। ये मान लिया जाता है कि बिज़नेस जो होगा वो हमारा एक अनलिमिटेड टाइम तक चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं या आगे समाप्त हम नहीं करने की कोई उम्मीद है, उसको बंद नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न हो जाता है। तो इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, संपत्तियों पर प्रतिवर्ष राशि काटकर संपत्ति को चिट्ठे में दिखाते हैं, यानी कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें डिप्रिसिएशन हम क्यों लेस करते हैं, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो किस रीजन से करते हैं, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज बिलीव दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस एंड इट्स एसेट इज इटर्नल, दैट इज इट इज एन एवर गोइंग वर्क, फॉर दिस रीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज मेड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो तरह की होती हैं इन्वेस्टमेंट भी। तो लॉन्ग टर्म भी हम इसलिए करते हैं बिजनेस में क्योंकि हमारी ये सोच होती है कि एक लॉन्ग टाइम तक बिजनेस हमारा चलेगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, शोइंग द एसेट इन द बैलेंस शीट आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन ऑन द एसेट एवरी ईयर। तो जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो इसी, ये जो मेथड है या कॉन्सेप्ट है, इसी की वजह से किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं और व्यवहारों को दिखाया जाता है जो मौद्रिक, तो आपको पता ही है, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम दिखाते हैं जो कि क्या होंगे, मनी बेस्ड हो जाते हैं, यानी कि जो मौद्रिक रूप से किए जाते हैं। अगर आपके मौद्रिक के अलावा हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्वालिटेटिव होती हैं तो उनको नहीं दिखाया जाता है। तो एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस रॉ मटेरियल वर्थ ₹50,000, दिस इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, हेंस दिस ट्रांजेक्शन विल बी शोन इन द अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जितना भी आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूँ सभी बहुत फैक्चुअल है, बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट्स बन रहे हैं जहाँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हुए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, क्योंकि आपको का रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उतना पढ़िए। यहाँ पर नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों का लेखा उस मूल्य पर किया जाता है जिस मूल्य पर संपत्तियां क्रय की गई, यानी कि आपने जो परचेज किया है जिस वैल्यू पर, उसी वैल्यू पर ही आप एसेट्स को दिखाते हैं। और इस तरह की जो लागत होती क्या कहलाती है, उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो एसेट्स को अगर उनके परचेज पॉइंट पर दिखाया जा रहा है, परचेज जिस किया गया उसी प्राइस पर दिखाया जा रहा है अगर बुक्स में, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू है, तो कौन सा हो जाता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखा होगा तो वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, फिर आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधि की अवधारणा। इसमें क्या होगा, लेखांकन अवधि इसमें रहता है कि एक लिमिटेड टाइम रहता है, जनरली आप लोग का एक वर्ष रहता है जो कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसके ही रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी ट्रांजेक्शन को उतने टाइम पीरियड के रखा जाता है, और नेक्स्ट ईयर उस पर जो हमारा अकाउंटिंग जो पूरा होता है, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो उसका उसकी ऑडिट होता है, आगे जाके उसी पर ही हम टैक्स भी देते हैं इनकम पर। तो इस अवधारणा के अनुसार क्या होगा कि प्रतिवर्ष व्यापार के क्रियाकलापों का सही परिणाम ज्ञात करने के लिए खातों को हम बंद करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, टू नो द करेक्ट रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज द अकाउंट शुड बी क्लोज एवरी ईयर। तो एवरी ईयर क्या होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं होगा 4-4 5-5 साल के एक साथ क्लोज किए जा रहे हैं, हर साल क्लोज किए जाते हैं। जैसे कि अब अलग अलग डिपेंड करता है, जैसे बैंक में आप देखेंगे तो बैंक का जो ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, या आप अगर टैक्स के नजरिए से देखें तो वहां पर भी। लेकिन अगर हम बिजनेस में देखें तो बिजनेस में 1 जनवरी से आप लोग का एवरी ईयर एंड आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो बिजनेस है वो किस तरह से चल रहा है, 1 जनवरी के अकॉर्डिंग रखता है या 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग होता है। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें क्या रहेगा कि इस अवधारणा के अनुसार आय प्राप्ति का निर्धारण आय प्राप्ति की अवधारणा स्वजन के आधार पर किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जो भी इनकम आ रही है आपकी और जो आपने एक्सपेंसेस किया होगा, उन दोनों को क्या होगा, मिलान किया जाता है। उसके बाद हम फाइनल इस तक पहुंचते हैं कि कितनी हमको रेवेन्यू हुआ है, कितना हमको एडी निकला है, इसी के बेस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। फिर आ जाता है लेखांकन परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो इसमें क्या होगा कि एक व्यवहार का नियम जिसे मौखिक या लिखित सहमति के साथ किसी दी हुई समस्या के हल में प्रयोग किया जाता हो, अथवा किसी निश्चित स्थिति में व्यवहार की दिशा व्यक्त करता हो, परंपरा कहलाती है। यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो परंपरा के अनुसार हम लोग करते चले आ रहे हैं और उनको आगे भी वैसे ही फॉलो किया जाता रहेगा, तो वो आपकी क्या हो जाती है, अकाउंटिंग कन्वेंशन कहलाते हैं। अब इसके अंडर में भी बहुत से आपके आ जाते हैं, मेनली 4 यहाँ पर दे रखा है। जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। कौन सी होती हैं, पहली हो जाती है एकरूपता की, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि जिस तरह से हम कोई बिजनेस ने शुरू किया, हमारे पूर्वजों ने शुरू किया,
तो जिस तरह से वो अपना अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट था उनका, जिस तरह से वो अकाउंटिंग कर रहे थे, वैसे ही आगे भी आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। उसमें आपने चेंजेस नहीं किया, जिससे कि आप पिछले वर्षों के साथ आसानी से कंपेयर कर सकें, तुलना कर सकें, देख सकें कि कितना लाभ हुआ है, हानि। अगर आप बदल देते हैं तो वहाँ पर चेंजेस आ जाएँगे, तो वहाँ पर निकालना या कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो आपकी क्या हो जाती है, कंसिस्टेंसी कहलाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाली जो है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये परंपरा इस बात पर बल देती है कि भावी संभावित हानियों व्ययों के लिए तो प्रावधान कर लिया जाए, परंतु भविष्य से उत्पन्न होने वाली आय को ध्यान में न रखा जाए। मतलब कहने का ये कि इसमें ये देखा जाता है कि हम फ्यूचर में जो भी हमारे लॉसेस हो सकते हैं, लायबिलिटीज हो सकती हैं, हम मेनली उनके लिए अपने पास प्रोविजन करके रखें। फ्यूचर में क्या लाभ होने हैं उन पर हम ध्यान देने के बजाय पहले ये देखें कि क्या हानियां हो सकती हैं, क्या हमारे दायित्व बन सकते हैं, और उनके लिए हम प्रोविजन कर सकें, जिससे किसी भी तरह के लॉस से हम बच सकें। वो कहती है रूढ़िवादिता की अवधारणा। इसी के बेस पे क्या होता है, जो हमारा स्टॉक होता है उसका जो वैल्यूएशन हम करते हैं, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस है, दोनों में जो कम होता है उस मूल्य पर किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि वैल्यूएशन जो होता है स्टॉक का, उसमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम हो उस पे किया जा रहा है, तो किस अवधारणा के अंतर्गत आ रहा है, किस परंपरा के अंतर्गत आ रहा है, तो आपकी कंजर्वेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से ये इस तरह का बनेगा। या ये भी पूछ सकता है कि अभी करंट में जो भी लाभ भविष्य में जो लाभ हो सकते हैं उनको ध्यान ना रखा जाए, लेकिन जो हमारी हानियाँ हो सकती हैं, दायित्व हो सकते हैं, उन पर मेनली फोकस किया जाए। ये कौन सी अवधारणा है? तो वो भी आपकी कंजर्वेटिव हो जाएगी। प्रकटीकरण की डिस्क्लोजर, तो इसमें ये कहा गया है कि जितना भी कुछ है, कुछ भी छुपाओ मत, जो कुछ भी है आपके जो स्थिति में है आपका बिजनेस, वो सारी ही चीज़ें दिखा दो। तो इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इवेंट्स दैट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट कर रहा है वो सारी चीज़ों को दिखा दिया जाएगा। अगर हम मेन जो अकाउंट्स है उसमें नहीं लिखते, तो नोट्स जो होता है, जैसे बैलेंस शीट है उसमें नीचे नोट्स टिप्पणियाँ लिखी होती हैं, तो वहाँ पर हमको दिखा देना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको किसी तरह का कोई भी आप भ्रम में ना रखें, उसको पूरी सिचुएशन सही आपको दिखा देनी चाहिए। तो कौन सी हो जाएगी? डिस्क्लोजर हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है यथार्थता की। तो यथार्थता में यानी मटेरियलिटी में क्या है कि ये मान्यता कि संस्था के लेखपाल पुस्तकों में केवल उन्हीं लेनदेनों को शामिल करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, परंतु कभी-कभी बिना महत्व के लेनदेन भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर ये है बेसिकली कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं बिज़नेस के लिए उनको ही हमें दिखाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको ना दिखाया जाए। ये चीज़ है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बट समटाइम्स ट्रांज़ैक्शंस विदाउट इम्पोर्टेंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं जिनको आपने मिस कर दिया होता है, जैसे कि एग्ज़ाम में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें अगर हैं, आप अगर वो टॉपिक मिस कर जाते हो, बहुत क्वेश्चन उसी टॉपिक से ही पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर क्या होगा आपके साथ क्वेश्चंस आपके कम हो जाएँगे ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जितने टॉपिक्स हैं आपके, कुछ भी मिस मत करिएगा। मेन आपको तैयारी करनी है, हेल्प कर सकता है टीचर आपका, चाहे आप पेड बैच लीजिए, चाहे फ्री बैच मेरे साथ पढ़ रहे हो। पेड बैच भी किसी का लीजिएगा, कोई भी आपको सिर्फ़ हेल्प कर सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन मेन पढ़ना आपको ही है। तो कोई भी पॉइंट अगर कोई टीचर मिस किए दे रहा है, आपको लेकिन मिस नहीं करना है, आपको उसको ढूँढना है, नेट पर सर्च कर लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए, लेकिन वहाँ पर आपको उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में कॉम्पिटिशन जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो अभी टीजीटी, पीजीटी का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें कितने हाई कट ऑफ गई है। तो वहाँ पर आपको अपनी तैयारी भी उतनी ही करनी है, क्योंकि इस टाइम पर स्टूडेंट पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, तो आपको भी उतना ही पढ़ना है, इस कॉम्पिटिशन को बीट करके अपनी एक पोज़ीशन क्लियर करने के लिए, अपनी एक रैंक लाने के लिए। तो तैयारी आपको सिर्फ़ पास होने के लिए नहीं करनी है, आप समझिए टॉप करने के लिए करनी है। तो उसको ध्यान में रख कर के आपको अपनी बेस्ट देना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपके जो मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ आपके एमसीक्यूज़ देखते हैं। आइए कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये भी समझ में आपके आए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, heavy advertisement expenditure incurred at the time of launching a new product is classified as। एक नए उत्पाद को लॉन्च करने के समय किया गया भारी विज्ञापन व्यय किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें आपकी आ जाएँगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट वाला भी हो जाता है, दूसरा यहाँ पर जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल भी एक तरह से हो रहा है कि आपने कोई भी नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया, तो आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं।
तो वहाँ पर वो जो व्यय है, वो एक्सपेंस है, वो किसमें आप डालेंगे? क्योंकि एक तरह से तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो वहाँ पर आपकी रेवेन्यू एक्सपेंस जो है, वो भी आ रही है और दूसरी बात यहाँ पर कैपिटल वाला भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कई वर्षों में डिवाइड किया जाता है और जो जिन एक्सपेंसेस को कई वर्षों में डिवाइड करके उसको रिटर्न आप किया जा सके, उसको हम किसमें डालते हैं, वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इस पे एक अलग से आपका पूरा टॉपिक आएगा, उस पर आप और अच्छे से पढ़ पाएँगे। अगर यहाँ पर आप इसका आंसर निकाल पाए तो अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर है, चीज़ें आपको अच्छे से पता भी हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला इसमें है कि फिक्स्ड एसेट आर जनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस व्हिच इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट। दिस इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है कि स्थायी संपत्तियों को आमतौर पर उनके क्रय मूल्य पर दर्ज किया जाता है। जो आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, तो जो परचेज जिस वैल्यू पे आपने उनको परचेज किया है उस परचेज प्राइस पर दिखाते हैं, जिसमें स्थापना लागत भी शामिल होती है, यानी कि तो उसको इंस्टॉल करने के जो उसको आप लेकर के आए होंगे कहीं से, उसके जो कैरेज इन्वर्ट के जो भी खर्चा था वो सारे, या फिर उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने कुछ वेजेस दी हों किसी को, मजदूर को, तो उसके वो सारी उस सबके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी में ही दिखाए जाते हैं। ये एक प्रिंसिपल होता है और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो कौन सा प्रिंसिपल का एरर हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो? ये किस अवधारणा पे आधारित है? मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है? तो आप किसी भी चीज़ की जो एक्चुअल वैल्यू है उसी पर ही उस वस्तु को दिखा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप आने वाले 3-4 साल बाद उस चीज़ को दिखाएँगे तो आप उसके पुराने यानी कि जो ऐतिहासिक मूल्य था उसी मूल्य पर तो दिखा रहे हैं, तो मतलब कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक सेम इससे ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन चला जाएगा जो एरर होती हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आगे एक अलग से यहाँ पर भी रहेगा इसका भी, अशुद्धियों में सुधार किस तरह से किया जाता है, तो वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनेगा। वो क्या होगा? उसमें इसी तरह से दे रखा होगा कि जो स्थापना लागत के व्यय हैं, वो उसी में चार्ज नहीं किए गए। बताइए कौन सी एरर है? तो आपको कौन सी एरर बतानी है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन कोई भी पूछे, आप आसानी से उसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग कन्वेंशन। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना किस लेखांकन परिपाटी का अनुप्रयोग, यानी कि आपने प्रोविजन किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है या टैक्सेशन के लिए करते हैं, तो वहाँ पर वो जो प्रोविजन होता है वो किस सिद्धांत के अंडर में करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है। कौन सा हो जाएगा? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है या फिर फुल डिस्क्लोजर है, कंजर्वेटिज्म है या फिर कंसिस्टेंसी है। तो क्या हो जाता है? रूढ़िवादिता की। रूढ़िवादिता की अवधारणा और उसको प्रूडेंस भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। अक्सर ये वाला पॉइंट लिखा होता है, ये नहीं देता, तो वहाँ पर कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दोनों को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है कि हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में हमें क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्या हमारे दायित्व हो सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करके रखिए। तो इसीलिए प्रोविज़न होता है और एक चीज़ और इसी के साथ आती है, रिज़र्व आता है। आपने साथ में ही पढ़ा होगा रिज़र्व एंड प्रोविज़न। जो रिज़र्व होता है ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो उनको नहीं पता होगा कि क्या फ्यूचर में हमारे क्या दायित्व बन सकते हैं, क्या लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए रिज़र्व होता है। और जिनका हमको पता होता है उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो अक्सर आपसे ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में डिफ़रेंस क्या है? तो जो ज्ञात दायित्व होते हैं, नोन लायबिलिटीज़ होती हैं, उसके लिए प्रोविज़न किया जाता है, जो अननोन होती हैं वो रिज़र्व हो जाती हैं। तो दोनों में ध्यान रखिएगा कि क्या डिफ़रेंस होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनकम टैक्स इन इंडिया इज रिवाइव्ड ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। दिस अलाइंस विद विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। भारत में आयकर एक विशिष्ट अवधि के दौरान अर्जित आय पर लगाया जाता है, यह किस लेखांकन अवधारणा के अनुरूप है? यानी कि जो टैक्स लगाया जाता है तो एक विशिष्ट, यानी कि आपको पता ही है जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें जो आपकी इनकम होती है उस इनकम पे आप आने वाले असेसमेंट ईयर में टैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये किस अवधारणा यानी कि कौन सी कॉन्सेप्ट के थ्रू किया जाता है? गोइंग कंसर्न, मैचिंग है, अकॉर्डिंग पीरियड है या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर किसके थ्रू हो जाएगा? क्योंकि एक स्पेसिफिक समयावधि की आय होगी, इनकम होगी, एक पीरियड होता है उसकी इनकम होती है जिसको कि आप प्रीवियस ईयर बोलते हैं, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेखांकन अवधि अवधारणा हो जाएगा। 1 वर्ष की आय पर जनरली लगाया जाता है, तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा।
चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वो जो अवधि है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है, 31 मार्च तक रहती है। If a business purchases machinery by paying cash, what is the effect on the accounting equation? Asset is equal to liabilities plus capital. यदि कोई व्यवसाय नगद भुगतान करके मशीनरी खरीदता है तो लेखांकन समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने वहाँ पर ये जो दे रखा है ये किस अवधारणा में आ जाता है? ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट जो आपका डबल इंटू सिस्टम वाला बेस्ड है, आपको भी मैंने पढ़ाया ही है, उसके पर बेस्ड हो जाती है। तो उससे क्वेश्चन ये बना है। इसमें कह रहा है कि अगर आपने कैश पेमेंट करके कोई मशीनरी परचेज करी है तो ये जो आपका ये जो समीकरण है, ये इक्वेशन जो बन रही है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टोटल एसेट विल इंक्रीज, कुल संपत्ति बढ़ेगी। टोटल एसेट्स विल डिक्रीज, घट जाएगी। टोटल एसेट विल रिमेन अनचेंज, कुल संपत्ति अपरिवर्तित रहेगी। या फिर कैपिटल विल डिक्रीज, पूंजी घटेगी। अब यहाँ पर क्या होगा ये देखते हैं। तो इसमें आपने क्या किया है, कैश पेमेंट किया है। कैश पेमेंट करेंगे तो आपको पता ही होगा, क्योंकि एक साइड आप लायबिलिटी हो जाएगी, इधर आपकी लायबिलिटीज जितनी हैं और प्लस में कैपिटल आ गई। अगर आपको अच्छे से याद है, जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटीज और कैपिटल इधर दिखाते हैं। पहले कैपिटल रहती है, उसके बाद लायबिलिटीज आती है। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ध्यान में रखिएगा कि पहले कैपिटल लिखी जाती है, फिर लायबिलिटी होती है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपकी एसेट्स आ जाती हैं। एसेट में फिक्स्ड भी हो जाती हैं और जो करंट वाली होती है, फिक्टिशियस होती है, वो सारी भी इस तरफ आ जाती हैं। एसेट्स टोटल रहती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा कैश जो है, कैश भी एसेट है, तो हमने पेमेंट कर दिया तो कैश हमारी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जो मशीनरी आएगी तो मशीनरी भी तो एसेट है, वो यहाँ पर मशीनरी बढ़ गई। तो क्या है, आपके एसेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। लायबिलिटी कैपिटल से तो मतलब ही यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। जितने की कैश गई है उतने की ही आपकी मशीनरी आ गई है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो टोटल एसेट विल रिमेन अनचेंज, जो आपकी एसेट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों ही क्या है, एसेट के ही है। अगर एक एसेट और एक लायबिलिटी या कैपिटल का होता तो वहाँ पर आपका इफेक्ट आता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों ही एक ही साइड के थे, इसलिए आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हेन इज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स रिकॉग्नाइज्ड, लेखांकन के उपार्जन आधार के तहत माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को कब मान्यता दी जाती है? व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, जब ग्राहक से नकद प्राप्त होता है। व्हेन द ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, जब ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त होता है। व्हेन द ओनरशिप और टाइटल ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, जब माल का स्वामित्व या मालिकाना हक खरीदार को हस्तांतरित होता है। या फिर व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जब माल को का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कह रहा है, जो आपका उपार्जन है अवधारणा, उसके तहत माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व, यानी कि जब आप सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो उससे जो आपको इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रही है, उसको रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, यानी कि कब दिखाया जाएगा, कब समझा जाएगा कि हो गई है वो रेवेन्यू। यानी कि जब आपको रिसीव हो जाए कैश, तब तो पूरी तरह से हो ही गया ट्रांजेक्शन। ये जो आपको कैश मिल गया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैश आपको पहले मिल जाता है, आपने एडवांस में, आपने बाद में जो है उसको जो भी गुड्स उसके थे सेंड किए, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहेगा। व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, जब ऑर्डर रिसीव सिर्फ हुआ है तो बाद में कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि आपको कुछ कैश में तो मिला नहीं है अभी। व्हेन द ओनरशिप और टाइटल ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बाय, जब अब जो गुड्स होते हैं वो उसका टाइटल या फिर जो भी ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, तब ये माना जाता है कि सेल हो गई है। यहाँ पर जो आपका ये मेथड कौन सा है, अक्रूवल बेसिस वाला जो मेथड है, उसके तहत। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन, एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि राजस्व तब अर्जित माना जाता है जब बिक्री पूरी हो जाती है और कानूनी स्वामित्व स्थानांतरित हो जाता है, भले ही नगद जो है वो बाद, यानी कि कैश नहीं भी मिला होता है, लेकिन यहाँ पर ओनरशिप जो होती है, टाइटल जो होता है वो ट्रांसफर हो चुका होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको सेल पूरी तरह से मान लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस। दिस रूल इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? यहाँ पर कह रहा है, जो अंतिम स्टॉक होता है का मूल्यांकन लागत मूल्य, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो पर किया जाता है, नियम किस अवधारणा पर आधारित है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पर है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म है, या फिर कंसिस्टेंसी है, या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, यहाँ पर बात क्लोजिंग स्टॉक की जा रही है, उसको किस वैल्यू पे दिखाते हैं? तो आप सभी को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है तो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों में जो कम होती है उस वैल्यू पे दिखाया जाता है। तो ये, लेकिन ये किस प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग करते हैं? तो ये हो जाता है आपका प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इतना रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये तो आपको रटा होना चाहिए, देखते ही आंसर आपको लगा देना है। क्या एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, which accounting concept requires that accounting data should be definite, verifiable
एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द अकाउंटेंट। कौन सी लेखांकन अवधारणा यह अवश्य बनाती है कि लेखांकन डेटा निश्चित हो, सत्यापन योग्य हो और अकाउंटेंट के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उनमें जो डेटा है वो पूरी तरह से क्या हो, सही होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए और अकाउंटेंट ने जो फैक्ट होते हैं, जो रिसिप्ट होती है उनके बेसिस पे उस लेखा को रखा हो, ना कि अपने मन से कुछ भी वहाँ पर सोच लिया हो कि हाँ इतने की हुई होगी बिक्री, हम इतना चढ़ा देते हैं, निकाल लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कौन सी अवधारणा होगी? ऑब्जेक्टिविटी है, बिजनेस इनिशियटी है, मैचिंग है या फिर फुल डिस्क्लोजर है। तो यहाँ पर ये कौन सी हो जाएगी? वस्तुनिष्ठता हो जाएगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे जो वहाँ पर आपको थ्योरी में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आने वाली हैं। बाकी के तीनों कॉन्सेप्ट आपके पढ़े हुए हैं, आप आसानी से इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो फोर्थ वाला रह जाता है जो कि आपको नहीं पता है, इसके बारे में आप क्वेश्चन देखकर ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि आंसर यही हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं एग्ज़ाम में जो आपको एग्ज़ैक्टली नहीं आपने पढ़ी हुई होती। लेकिन वहाँ पर थोड़ा-सा आपको स्मार्ट ये करना है, स्मार्टली तरीके से जो है आंसर को निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। Next, a small expenditure on a waste paper basket is treated as an expense rather than an asset, even though it may last for several years. This is due to रद्दी कागज की टोकरी पर किया गया एक छोटा सा व्यय संपत्ति के बजाय खर्च माना जाता है, भले ही यह कई वर्षों तक चले। ऐसा किस कारण से होता है? कंसिस्टेंसी से, मटेरियलिटी से, कॉस्ट से या फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं चाहूँगी आप सब लोग का जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो वहाँ पर मैं आप लोग को इसका आंसर दूँगी। थोड़ा-सा ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट के पर बेस्ड है। आप सोचेंगे, समझेंगे चीज़ों को तब इसका आंसर सही से कर पाएँगे। तो जितने भी बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, आप सही गलत कुछ भी आंसर करिए। आप में से बहुत स्टूडेंट को मैंने ये देखा है आप लोग आंसर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? आपको सही लगे, गलत हो, जो भी पता हो आप वो आंसर करिए। इससे ये होता है कि आपका एक तरह से अगर सही है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, गलत है तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर से किया करिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड एंड इशूड बाय व्हिच अथॉरिटी? भारत में लेखांकन मानक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनका निर्धारण, उन्हें जारी करने का कार्य किस पालिका द्वारा किया जाता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर नेक्स्ट वीडियो किसी भी टॉपिक पर रहने वाली है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ेंगे और 3-4 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपके आएंगे, ये डेफिनेट है। तो यहाँ पर कौन इशू करता है? अगर ये क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI जो है ये बोर्ड है और मेन इसके अंडर में जो ASB होता है अकाउंटिंग, यहाँ पर अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मिल करके करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ये जो आपका टॉपिक था आज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड, तो वहाँ ये इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। मैंने आप लोग को एक तरह से समझाया और ये क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जो आपके हैं ये क्वेश्चन पूछे हुए ही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसी पैटर्न पर इसी लेवल के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे अपने एग्जाम के लिए भी। बाकी आप लोग को तैयारी मैं करा ही रही हूँ, प्रैक्टिस सेट भी आगे आएंगे, एक बार एग्जाम की डेट्स वगैरह क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो लेकिन आपको अच्छे से तैयारी अपनी रखनी है। कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाई हुई है। इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो टैग भी कर रखी हैं, टैग प्रोडक्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं और उनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, किसी भी तरह की कोई अपडेट होगी तो वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।